के तुम स्कूलों की बात कर रहे हो, स्कूल में 1.5 लाख बच्चा अरविंद केजरीवाल हर साल जबरदस्ती फेल करवाता है। इसमें भी स्कैम जी, पूरा स्कैम है ये, पूरा का पूरा स्कैम है ये। शीश महल गए आप कभी? हाँ, मौका मिला वो जकूजी वकूजी और जकूजी देखने का तो नहीं मौका मिला, पर शीश महल डेफिनेटली देखने का मौका है। वो एक ही शोरूम है दिल्ली के अंदर, 9 लाख रुपए का, एक 9 लाख रुपए का हमारे मंडावली में एक छोटा गरीब आदमी का फ्लैट। अपने लोगों का हक मार के, दिल्ली के लोगों का हक मार के, हमारे देश के लोगों का हक मार के, अगर मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। डेफिनेटली फिर तो ये लोग मिले हुए हैं, फिर तो 100% अरविंद केजरीवाल के इशारे पे, उसके सहमति से ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है। सवाल मेरा ये है कि केजरीवाल किसके सगे हैं और केजरीवाल का सगा कौन? कुछ भी कर रही होंगी तो इस आदमी के कहने पे कर रही होंगी जिसकी कुर्सी खाली पड़ी। दिल्ली में जो आम जनता है वो दो पार्टों के बीच में फंस गई है, वो पिस रही है। टिपिकल ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल को जो काम करना होता है वो अरविंद केजरीवाल कर लेते हैं, जो काम नहीं करना होता वो काम एलजी के ऊपर डाल दिया। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जादूगर हूं। कोई तो वजह रही होगी कि जो है आपको सड़क पे ठेके खोलने पड़ गए। कभी कांग्रेस ने उनकी बैंड बजा रखी होती है तो कभी कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए होते हैं। आज उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन सब चीजों। अगर उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं से तो पैसा आया, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से लाए हुए लोगों को। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे शख्स हैं जो सुबह को जो बात बोलते हैं उसे शाम को झूठ बता सकते हैं, और शाम को जो झूठ बोलेंगे उसे सुबह सच बता सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें जनता के सामने हैं, लेकिन फिर भी जनता बार बार चुन रही है। मोहल्ला क्लिनिक 1000 बोले थे खोल दूंगा, 500 स्कूल बोले थे, 100 कॉलेज बोले थे, खोला क्या? तो सिर्फ और सिर्फ ठेके खोले। केजरीवाल की एक आदत है, आपने नोटिस करी होगी, अरविंद केजरीवाल घंटी बजा के भाग गए। वो जो गलियों में शैतान बच्चे होते हैं ना, घंटी बजाई और भाग गए। पॉडकास्ट जो आज आप देखेंगे ये बेहद इंटरेस्टिंग और दिल्ली की राजनीति को लेकर ये पॉडकास्ट है। और इस पॉडकास्ट में एक ऐसा खुलासा पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने किया है जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में एक स्कैम का खुलासा उन्होंने किया है। तो इस पॉडकास्ट को आप अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है और ये एजुकेशन स्कैम यानी कि आपके बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। पता है आज हमारे इस कार पॉडकास्ट में कौन है? वो शख्स जिन्होंने अपनी एक्स की रातों की नींद उड़ा रखी है। एक्स वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, एक्स पार्टी की रातों की नींद उड़ा रखी है। जी हमारे साथ आज मौजूद हैं लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार पॉडकास्ट में। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो आपने समय दिया इस व्यस्त उसमें। तो आज हम नितिन त्यागी जी से यही समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में चल क्या रहा है और ये जो नींद उड़ा रखी है आजकल इन्होंने, उसके पीछे क्या क्या कुछ चल रहा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या बोलती दिल्ली? देखिए, मैं जो ये नींद उड़ाने वाली बात है ये कुछ नहीं, सिवाय इसके कि कुछ बातें हैं जो एक्चुअली सच है। मतलब मैं कोई भी बात बना के नहीं बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में आम आदमी पार्टी में अभी भी जिनसे मैं टच में हूँ, और अधिकांश लोगों के साथ मैंने काम किया है आम आदमी पार्टी में, अभी तो छोड़ी है कुछ दिन पहले। जी जी जी। तो वो भी ये मानेंगे कि जो सब मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। कोई भी बंदा इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता कि जो मैंने कहा है वो सच नहीं है। और हर एक वो यही कहते हैं कि जो है कम से कम अपनी पार्टी को मौका तो दीजिए, पर मौका देते देते बहुत टाइम हो गया। अब जब इंटेंशन ही नहीं लग रही कि कुछ भी ठीक करने की इंटेंशन हो, अब जब चीजों को कॉम्प्लिकेट करने का एक मन ही बना लिया है अरविंद केजरीवाल जी ने या आम आदमी पार्टी के और नेताओं ने, विक्टिम कार्ड खेलने का मन बना लिया है, काम ना करने का, काम को रोकने का, हमेशा गुमराह करने का लोगों को, और इस तरीके की स्कीमें लेके आने का कि जो कि कभी भी जमीन पे आएंगी ही नहीं, लोगों को झूठ बोलने का। तो ऐसा लगता है कि जो है अब पार्टी से मोह भंग पब्लिक का भी हो रहा है और मेरा भी हो गया। अच्छा, जब आप 2015 में विधायक रहे आम आदमी पार्टी से जी, 2020 में होते होते रह गए। मैं नंबर्स देख रहा था, इतने कम नंबर्स की विधायकी में उस हार जीत को, खैर वो तसल्ली देने वाली बात हो जाती है कि हम जीत गए, लेकिन बहुत कम नंबर, शायद 700 के आसपास वोटों से आप हारे। इस बार कुछ दिन पहले आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी
आम आदमी पार्टी का भी आप पे आरोप है कि आप एंटी एक्टिविटीज में थे पार्टी की, पार्टी विरोधी गतिविधियों में आप शामिल थे। ऐसी क्या गतिविधि कर दी आपने कि जो वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, पार्टी विरोधी गतिविधि? जिस दिन मेरे को पार्टी से सस्पेंड किया, उस दिन मैंने एक सवाल पूछा था। मैं बहुत दिन से अंदर पूछ रहा था पार्टी में, हर जगह पे, हर लेवल पे मैं पूछ रहा था, लेकिन जब जवाब नहीं मिल रहा था तो मुझे लगा कि अब पब्लिकली पूछना बहुत जरूरी है, आवाज उठानी बहुत जरूरी है, नहीं तो आवाज को दबा दिया जाएगा। और मेरी आवाज जो है वो एक्चुअली कार्यकर्ताओं की आवाज है। आम आदमी पार्टी में जो लोग निस्वार्थ भाव से इतने सालों तक लगे रहे, आज देखिए वही लोग जंतर मंतर पे कभी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी यहाँ बाजू में पतप्रधान विधानसभा है वहां प्रदर्शन हो रहा है, कोई मनीष सिसोदिया का अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग किसी का, कुछ लोग किसी का। तो ये हालत है। मैंने उस दिन सिर्फ इतना पूछा था कि कोई एक समय था जिस वक्त हम लोग पब्लिक को सिर्फ जाके बताया करते थे कि अरविंद केजरीवाल जी इस दिन इस समय पे यहाँ पे आएंगे, और उतने में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, 10-10 हजार लोग उनको सुनने आया करता था। आज ऐसा क्या हो गया? लोकसभा चुनाव के समय पे लोगों ने देखा कि 70 विधानसभाओं से पैसा देके लोगों को लाने की कोशिश की जा रही थी, पैसा देके, मैं कह रहा हूँ, बसें भर भर के लाके, उसके बावजूद भीड़ नहीं जुटा पा रही थी आम आदमी पार्टी। तो ऐसा क्या हुआ पार्टी में? कुछ ना कुछ की जनता का विश्वास अरविंद से उठ गया, अरविंद को सुनना नहीं चाहते लोग, इकट्ठा नहीं होना चाहते। मतलब यहाँ ये हाल रहा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले शैली ओबरॉय मेयर बनी, पूरे के पूरे पार्टी में कॉल गया कि जो है सब लोग आए, और राउज एवेन्यू पे उस वक्त ऑफिस था, और अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे सबको। आप सोच सकते हैं कितने लोग पूरी दिल्ली से इकट्ठे हुए वहां? कितने? मुश्किल से 100 या 120। तो ये हालत इतने दिन से चल रही है, ये बीमारी चल रही है। तो इसके बाद में आज ऐसा क्या वजह है कि हमको लोग सुनना नहीं चाहते, हमारी बात पे भरोसा उठ गया है? आज अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है, आम आदमी पार्टी से भरोसा उठ गया है। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि क्यों नहीं सुन रहे लोग? लोगों से कनेक्टिविटी खत्म हो गई, और इतने दिन से झूठ बोलते 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 आपको, आम आदमी पार्टी को लोगों ने चुना जो लोग परेशान थे, और वो सोचते थे कि ये लोग हमको ये सॉल्यूशन देंगे, ये हमारे जीवन को बेहतर करेंगे। आज जब वो देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल सिवाय खुद अपनी प्रॉब्लम बताने के और कोई काम नहीं करते, वो सारे दिन अपनी ही प्रॉब्लम बताते रहते हैं। वो आज की तारीख में वन वे उनका कम्युनिकेशन है, वो जनता से पूछना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा था जनता से पूछ के बजट बनाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा था जनता से पूछ के सारे काम होने चाहिए, मैं मोहल्ला सभा बनाऊंगा, मैं स्वराज बजट लेके आऊंगा, वो सब कुछ रखा रह गया। आज जनता से पूछने की बजाय जनता को सारे टाइम अरविंद केजरीवाल यही बताते रहते हैं कि मैं कितना परेशान हूँ, मैं को केंद्र ने परेशान कर रखा है, अपने दुखड़े रोते रहते हैं, और हर चुनाव के हिसाब से उनके दुखड़े चेंज हो जाते हैं। कभी कांग्रेस ने उनकी बैंड बजा रखी होती है, तो कभी कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए होते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी में अब आम आदमी कौन है और पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी में देखिए, आम आदमी पार्टी बनी थी आम आदमी के लिए काम करने की, आम आदमी की सेवा करने की। आप बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आपको बेहतर पता है कि क्या चीजें उसमें बदल गई हैं। एब्सोल्युटली ऐसा है कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी की सेवा करने के जज्बे से आम आदमी पार्टी बनी। ठीक। आज की तारीख में एक खास आदमी की सेवा में पूरी आम आदमी पार्टी लगी हुई है। एक्चुअली ये हालत है कि जो कुछ भी है वो अरविंद है, अरविंद के सिवाय कुछ नहीं है। वो एक उनके चारों तरफ एक गैंग है, जो उनके मैनेजर्स किस्म के लोग होते थे, वो आज उन्होंने नेता बना दिए, असली नेताओं को लात मार के बाहर निकाल दिया। आज जो वो गैंग है वो ये बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता कि कोई भी आदमी कुछ भी लॉजिकल बात करे, कुछ भी करेगा तो उसे काट के साइड में कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसके पर काटने की कोशिश की जाती है। आप देख लेंगे बड़े बड़े नेता जो हमारे पुराने थे वो सब साइडलाइन हो रखे हैं, वो आज की तारीख में किसी भी डिसीजन में, डिस्कशन में नहीं है। चाहे वो गोपाल राय हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे कोई और हो, वो किसी तरीके के डिस्कशन में नहीं है आम आदमी पार्टी में। बहुत सारे तो पहले छोड़ के जा चुके हैं, कुछ और छोड़ के चले जाएंगे। पार्टी के नाम में आम रह गया, बाकी तो सब खास हो गए, है ना? पार्टी के नाम में आम रह गया क्योंकि नाम है, एक्चुअली सब कुछ खास हो गया। मैं आम आदमी पार्टी के उन नेताओं को जानता हूं जिनके पैंट के पोंचे फटे होते थे, इनके कॉलर फटे होते थे, पर उनको लोग सुनने आया करते थे, उन पे लोग भरोसा करते थे, उनके नाम की कसमें खा सकते थे। आज उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन सब चीजों में। अगर उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं से तो पैसा आया होगा, और तनख्वाह तो नहीं है। बिल्कुल। और मैंने एक चीज खुद नोटिस की 2012-13 में, मैं इधर जब दिल्ली में था, तो एक मुहिम चली थी आम आदमी पार्टी में कि हम एक आम आदमी को बनाएंगे, चाहे टिकट देना हो, पार्षद हो, ऐसा कुछ था, और लोगों से फॉर्म भरवाए जाते थे। मैंने लाइनें देखी है कि एक बच्ची जो 12th पास करी थी वो विधायकी का, सांसदी का फॉर्म भर रही थी, डेटा कलेक्शन चल रहा था उस टाइम। और अब ये हो गया है कि
अब आम आदमी को मुझे तो नहीं लगता कि मौका मिलता है राज्यसभा में। देखिए, मैं राज्यसभा तो देख लीजिए, राज्यसभा के आगे चलिए आप। राज्यसभा आप दिल्ली में पार्षद के टिकट, राज्यसभा तो बहुत बड़ी चीज है, पार्षद के टिकट की देखिए, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से लाए हुए लोगों को टिकट मिल रही है आम आदमी पार्टी में। फिर क्या फर्क रह गया? पार्टी में दूसरी पार्टियों से लाके ही टिकट मिल रही है। जिस कांग्रेस को गाली दी, जिसके नाम पर सब कुछ करा, संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि मेरी माताजी को तो बहुत बदनाम करने की कोशिश करी, अब उसी कांग्रेस के लोगों को टिकट दे रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं नेशनल लेवल पे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे शख्स हैं जो सुबह को जो बात बोलते हैं उसे शाम को झूठ बता सकते हैं, और शाम को जो झूठ बोलेंगे उसे सुबह सच बता सकते हैं। वो अपनी बात से जितनी जल्दी मुकर सकते हैं, वो ऐसा कोई दुनिया में मैंने बंदा नहीं देखा है। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने तब कसम खाई थी, वो तब कसम खाई थी, वो तो 10 साल 12 साल पहले कसम खाई थी, लोग उसको याद करते हैं। वो तो अब भी कांग्रेस को गाली दे देंगे, और कल को कांग्रेस अगर गठबंधन को कहेगी तो कांग्रेस से गठबंधन कर ले। वो बड़े अच्छे से डिफेंस कर रहे हैं इस चीज को कि नेशनल पे हमने गठबंधन क्यों करा हुआ है, नहीं, और राज्य में हम क्यों नहीं कर रहे हैं। डिफेंस नहीं है, वो उनके झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस है, वो झूठ बोल सकते हैं। कोई वजह नहीं थी। क्या वजह रही कि पंजाब में इन्होंने गठबंधन नहीं किया? क्योंकि पंजाब की जो गवर्नमेंट है, पंजाब में जो पार्टी है, वो अरविंद केजरीवाल की सुनती नहीं है, वो भगवंत मान की सुनती है। वो लोग नहीं करना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल की चली नहीं तो अरविंद केजरीवाल की चल जाती तो पंजाब में ये लोग गठबंधन कर लेते, शायद 3 सीट जीते हैं, 4 या 5 जीत जाते। दिल्ली में तो जीतनी नहीं थी, इनको पहले से पता था दिल्ली में, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं जीत पाएंगे, 7 सीट होने के बावजूद, गठबंधन होने के बावजूद नहीं जीतेंगे। कांग्रेस भी इनको सीरियसली नहीं लेती है। अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में कोई भी सीरियसली नहीं लेता, कोई भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करता, कोई उनको भरोसा। तुम पे 3 सीटें हैं, तुम 100 सीट वाली कांग्रेस को धमकाते रहते हो कि हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे इंडिया गठबंधन से। मतलब कौन सीरियसली लेगा इस आदमी को? आप खुद सोच के देखिए। सिर्फ वो जो 4-5 इनके चारों तरफ है ना, वो ताली बजाते रहते, सर आपने बहुत बढ़िया किया। अच्छा, आसपास वालों से मुझे ध्यान स्वाति मालीवाल जी का आ गया। दैट इज अ वेरी सैड थिंग दैट आप तो उस टाइम थे, आपको तो बेहतर पता होगा, पार्टी का हिस्सा थे, हुआ क्या था? क्या वाकई में जो देखिए मारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और पहली बार नहीं है कि उस घर में किसी की पिटाई हुई हो। स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की गई थी, जो पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्नॉलेज करी। इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, संजय सिंह ने उसमें बोला कि पार्टी ने इंटरनल जो इंक्वायरी करी उसमें विभव ने बदतमीजी करी है, अभद्रता करी है, और जो शब्द वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते थे उन्होंने यूज किए। उसके बाद से स्वाति को विलेन बनाने की कोशिश करी। अचानक से ऐसा हुआ कि जो है स्वाति मालीवाल को विलेन बनाने की कोशिश की गई। वैसे अंदर की बात बता दीजिए कि क्यों हुई मारपीट अंदर की? आपको ये तो मैं बता नहीं सकता, कोई अलग अलग थ्योरीज हैं। जी। पर जहां तक मुझे ये पता है कि जो है स्वाति के ऊपर प्रेशर ये बनाने की शायद कोशिश की गई कि वो रिजाइन कर दे, और वो रिजाइन करा किसे ला रहे थे? वो एक वकील साहब का नाम भी चल रहा था, ये सुना मैंने कि जो है अभिषेक मनु सिंघवी को लाने की कोशिश करी जा रही थी। हुआ नहीं हुआ वो मुझे पता नहीं, अंदाजा नहीं, लेकिन जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी हुआ, जिस भी वजह से हुआ, एक महिला के ऊपर, उस महिला के ऊपर जिसने पूरे देश में नाम रोशन किया महिलाओं का, उसने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया है वो हंसी मजाक नहीं है। बिल्कुल, इतना सीरियस चेहरा वो महिला सशक्तिकरण का है, उसके साथ मारपीट करना कौन तुमको माफ करेगा? अरविंद केजरीवाल, कौन तुमको माफ करेगा? विभव कुमार, सोच के देखिए, शर्म आती है कि मैं इन लोग के साथ काम करता था। और ताज्जुब हुआ मुझे भी कि चलिए आरोप लग गए, और संजय सिंह ने कहा कि हाँ कुछ तो हुआ है, केजरीवाल साहब वहां मौजूद नहीं थे। उसके बाद वही बंदा उनके साथ अलग अलग जगह इलेक्शन में दिखा। अगले दिन मतलब बेशर्मी की, अगले दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कहा कि इसके ऊपर एक्शन लेंगे, अगले दिन सुबह लखनऊ में एयरपोर्ट पे केजरीवाल जी के साथ थे। वो फोटो मैंने ही साझा करी फेसबुक पे, जहां से उठाई, और पूरे मीडिया में चली वो फोटो। और जो है मैं बाय चांस उस वक्त लखनऊ के ग्रुप में जुड़ा हुआ था, और व्हाट्सएप में, तब मैं पार्टी में ही था, और वो आई तो मैंने फेसबुक पे डाल के प्रश्न पूछा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, और लग रहा है क्या कि कोई कार्रवाई हुई है? जब वो साथ में चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, जब वो साथ में उसी गाड़ी में है जिसमें अरविंद केजरीवाल है, जिसमें संजय सिंह है, उन्हीं के साथ जा रहे हैं, उसी फ्लाइट में जा रहे हैं, तो आई थिंक इट वाज अ शैम। मतलब डेफिनेटली फिर तो ये लोग मिले हुए हैं, फिर तो 100% अरविंद केजरीवाल के इशारे पे, उसके सहमति से ही स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई है। और कोई भी मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी की महिला सांसद की पिटाई करवाए अपने ही घर पे, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक बात है। पूरे दिल्ली नहीं, पूरे देश की महिलाओं को इस चीज का ज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि कोई आदमी अगर इतना निर्लज्ज हो सकता है तो वो तुम्हारे लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता।
और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया। देखिए, वो लिमिटेड सीसीटीवी फुटेज जारी किया जहां पे वो एंग्विश्ड है, ट्रॉमेटाइज्ड है, उसके साथ मारपीट हुई है और वो चिल्ला रही है, गुस्से में है, साफ दिखाई दे रहा है गुस्से में है। तो उसको बदनाम करने के लिए, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए ऐसा किया है। मैं भी स्वाति के साथ बहुत साल काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है, और वो बहुत जो है लेवल हेडेड है, हिम्मत रखने वाली लड़की है, बहुत हिम्मत से काम करती है, आज भी पूरी दिल्ली में जा रही है और जनता की आवाज उठा रही है। वो कुछ लोग होते हैं जो जनता की सेवा के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए ही बने होते हैं, उनमें से एक स्वाति मालीवाल है। अच्छा, आपने कहा कि जो पुराने लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारे बड़े नाम भी अगर हम बात करें तो वो भी चले गए। अब केजरीवाल साहब के पास आसपास जो आप बता रहे हैं कि कुछ ही लोग बचे हैं गिने चुने। अब इसमें सवाल मेरा ये है कि केजरीवाल किसके सगे हैं और केजरीवाल का सगा कौन है? केजरीवाल सिर्फ अपॉर्चुनिटी के सगे हैं। अगर कोई भी उनके साथ में रहने वाला इंसान ये सोचता हो कि केजरीवाल उसके सगे हैं तो वो गलतफहमी में है। केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी के सगे हैं। आप देखिए, जो आदमी आज की तारीख में जेल में गया, जेल में जाके भी उसने मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि कहीं कोई और मुख्यमंत्री बनके मुझे बाहर ना कर दे। तो वो आदमी अपनी पार्टी के किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं करता, ये एविडेंट है, सबको समझ में आता है ये बात। केजरीवाल छूट के आ गए, उसके बाद उन्होंने आतिशी को चुना। आतिशी स्मार्ट है, आतिशी ने आते ही सबको बता दिया कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है जो खाली है और मैं टेम्पररी मुख्यमंत्री हूँ, जो भी होगा इनके कहने पे होगा। उसने पहले ही सबको बता दिया कि कल को मुझे मत अरेस्ट कर लेना, मैं अगर कुछ भी कर रही होंगी तो इस आदमी के कहने पे कर रही होंगी जिसकी कुर्सी खाली पड़ी हुई है। मेरी जिम्मेदारी किसी चीज की नहीं है। केजरीवाल जी ने कोशिश करी कि जो भी हो रहा है कल को कुछ और परेशानी आए तो आतिशी पे डाले। आतिशी स्मार्ट है, उसने मतलब ऐसे दिखाया जैसे भरत जी ने खड़ाव रखे थे, पर एक्चुअल रीजन यही था कि वो सबको एविडेंट करना चाहती थी कि जो भी होगा यहाँ पे एक्चुअल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं, मैं सिर्फ टाइम पास मुख्यमंत्री हूँ और जो भी डिसीजन हो रहा है वो अरविंद जी की वजह से ही हो रहा है, जिससे कि लोगों में उसकी छवि ठीक रहे। अच्छा, एक चीज और, आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी और आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? आपके पास ऑप्शन था दूसरा भी, कांग्रेस भी थी, आप बीजेपी की तरफ ही क्यों आए? कांग्रेस कहाँ थी? मतलब पार्टी तो थी ना ऑप्शन के तौर पे। तो कांग्रेस थी ना। अच्छा, कांग्रेस थी। कांग्रेस दिल्ली में ऑप्शन नहीं है। और देखिए, हम लोग कांग्रेस के खिलाफ आए थे, हम यूपीए के खिलाफ आए थे दिल्ली के अंदर। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं आए थे दिल्ली के अंदर। हमने जो आंदोलन भी किया था वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं किया था। हम लोगों ने सच्चाई के लिए आंदोलन किया था। हम लोग कभी भी मोदी जी के खिलाफ आंदोलन करके नहीं आए हम दिल्ली के अंदर। और बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रही थी, आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रही थी। वो बात दूसरी है कि आम आदमी पार्टी बदल गई। आम आदमी पार्टी के जो अपने सिद्धांत थे, जो अपने आइडल्स थे, अपने जो आइडियोलॉजीज थी, वो जो भी थी वो चेंज हो गई। आम आदमी पार्टी की मेन आइडियोलॉजी थी 4 C's के बारे में बात करते थे वो, कि कम्युनल नहीं होना चाहिए आदमी क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, उसका कैरेक्टर ठीक होना चाहिए। आज मुझे लगता है कि यही चारों चीजें अगर हैं किसी में तो ही उसे पार्टी में रख रहे हैं। ये हालत है। क्रिमिनल जिनको बोलते थे उन लोगों को आज की तारीख में पार्टी में रख रहे हैं, जिन्हें कम्युनल बोलते थे उन्हें पार्टी में रख रहे हैं, जिन लोगों को करप्ट बोला करते थे उन्हें पार्टी में रख रहे हैं। और एक नहीं, ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिन लोगों को ये पार्टी में आज की तारीख में रख रहे हैं, और उनका कुछ भी लेना देना नहीं है ईमानदारी से, जिसका ढोंग करके अरविंद केजरीवाल जी आए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो लड़ाई पहले से लड़ते आ रहे थे, जिस लड़ाई के खिलाफ आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, आम आदमी पार्टी भले से भटक गई लेकिन आप आज भी अपने उसमें मैं सिद्धांतों पे शामिल हूँ। मेरे जो सिद्धांत थे, मेरे सिद्धांत ईमानदारी के थे। अगर नहीं होते तो मैं किसी और पार्टी को पहले ज्वाइन कर चुका होता। अगर मेरा पॉलिटिकली माइंडसेट रहा होता और पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा होता तो मैं पार्टी कोई और ज्वाइन कर चुका होता। मैंने ज्वाइन करी थी ईमानदारी की वजह से। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। नरेंद्र मोदी एक इतना बड़ा चेहरा है जो देश को, नरेंद्र मोदी जी इतना आगे लेके गए हैं, दुनिया में एक छवि बनाई है देश की, तो हमारे को ऐसे आदमी के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। कल को देश पे कोई भी दिक्कत आए, विपदा आए, तो देश किसकी तरफ देखेगा? अपने आप सोच के देखे ना। कोई आदमी आंख बंद करिए, आप खुद सोच के देखिए, पूरी दुनिया में आज की तारीख में इतना कलह है,
हमारे आसपास पाकिस्तान अफगानिस्तान में चल रहा है, अफगानिस्तान के अंदर ही चलता रहता है, इधर बांग्लादेश में कुछ ना कुछ चल रहा है, चाइना ताइवान में कुछ ना कुछ चल रहा है, इजराइल हमास में कुछ चल रहा है, ईरान का और इजराइल का कुछ चल रहा है, यूक्रेन का और रशिया का चल रहा है। कब ये हमारी सरहद पे लड़ाई पहुंच जाएगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। उस समय पे आंख बंद करके एक बार सोच के देखिए कि हमें अपने देश को लीड करने के लिए कौन चाहिए। मेरे को लगा नरेंद्र मोदी जी चाहिए, जो इस देश को आगे लेके जा रहे हैं, इस देश को जोड़ रहे हैं, इस देश की प्रगति को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो है ऐसे इंसान का साथ देना चाहिए। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पूरे के पूरे देश के पास में कि ऐसे आदमी के पीछे चल के अपने देश को विश्वगुरु बनाए। और मैं तो सभी से कहूंगा कि हमेशा देश इसलिए पीछे रहा कि कोई ना कोई जयचंद इकट्ठा होता रहा। आप जयचंद मत बनिए। हमारा जो आज की तारीख में देश का को आगे लेके जा रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमको लीड कर रहे हैं इनटू द 21st सेंचुरी एंड बियॉन्ड, हमें सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की राजनीति को देखते हुए कि दिल्ली में जो आम जनता है वो दो पार्टों के बीच में फंस गई है, वो पिस रही है। केजरीवाल साहब कह देते हैं कि साहब हमें तो एलजी साहब कुछ नहीं करने दे रहे, और आम आदमी बीजेपी कह देती है कि साहब ये तो सरकार इनकी है, ये जो चाहे करें, हम क्या कर सकते हैं उसमें। आपने आम आदमी पार्टी को भी देखा है और आप अब बीजेपी में भी हैं। कितना अड़ंगा लगाते हैं एलजी साहब आम आदमी पार्टी साहब अड़ंगा लगाते होते तो आप ये देखिए यहाँ पे ये मनीष सिसोदिया जी का को मिला हुआ गवर्नमेंट से कार्यालय है। जो कि उनको मिला है। यहाँ मनीष सिसोदिया से ज्यादा बोर्ड अवध ओझा के लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं कि ये जो गवर्नमेंट से मिला हुआ कार्यालय है, ये जो विधानसभा से मिला हुआ कार्यालय है, ऑफिशियली मनीष सिसोदिया यहाँ पे पतप्रदन में हम घूम रहे हैं तो यहाँ के एमएलए हैं, उनका कार्यालय, ऑफिशियल कार्यालय आज की तारीख में पार्टी कार्यालय बना हुआ है। पब्लिक के सेवा की जगह यहाँ से पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। तो ये जो झूठ है ना अरविंद केजरीवाल का, ये टिपिकल ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल को जो काम करना होता है वो अरविंद केजरीवाल कर लेते हैं, जो काम नहीं करना होता वो काम एलजी के ऊपर डाल दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने 2019 में पूरे के जितने भी किराएदार हैं दिल्ली के, उनसे एक वादा किया था, अखबार में बड़ा बड़ा आया था कि अब सारे किराएदारों को अलग से मीटर मिलेंगे। अच्छा। और मीटर मिलेंगे जिससे कि बिजली के सब्सिडी का बेनिफिट उनको भी मिले। पर अरविंद केजरीवाल एक लिमिट तक ही सब्सिडी दे सकते हैं, उनको भी पता है उनका बजट हिल जाएगा। उन्होंने वो झूठ बोला और उसके बाद आज तक उस पर कैबिनेट नोट नहीं बना। आज तक 5 साल हो गए, 2019 सितंबर में आया था ये, हम 2025 में बैठे हैं, चुनाव आने वाला है और आज तक उसके ऊपर काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। सिर्फ एक घोषणा करके, उस वक्त चुनाव आ रहा था तो कई लाख किराएदार हैं दिल्ली के अंदर, उनका सपोर्ट लिया उन्होंने कहा हम घर दिलवाएंगे किराएदारों को। जब तुम्हारे पास लैंड नहीं है, जब तुम्हारे पास ये क्षमता नहीं है कि तुम घर बना के दे सको, तो तुम कैसे दोगे? तुम अब वादा ही कैसे कर रहे हो? दिल्ली गवर्नमेंट पे लैंड है ही नहीं तो तुम दे नहीं सकते। पहले तो वो झूठा वादा किया और जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसका भी तुमने एक शगुफा करके छोड़ दिया कि जो है हम लोग किराएदारों के लिए 200 यूनिट फ्री वाला एक प्रीपेड मीटर लेके आएंगे। इस तरीके का पूरा ऑप्शन है। आप कहोगे मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने वादा किया पब्लिक से कि हम आपका वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेके आएंगे पानी की, जो 1 अगस्त 2023 को आ जानी चाहिए थी। 1 अगस्त, और सारे अखबारों में ऐड, हर जगह पे होर्डिंग में ऐड, करोड़ों रुपए खर्च करे अरविंद केजरीवाल ने, करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वो स्कीम आज तक नहीं आई। अब कह रहे हैं कि हमें जिता के ले आओ, हम माफ कर देंगे। अरे जिताया हुई तो हुआ है 10 साल से, तब तुम स्कीम नहीं लेके आप कह रहे हो जिता के ले आओ, हम स्कीम ले आएंगे माफ करने वाली। कैसे तुम स्कीम लेके आओगे? अगर अब तक नहीं लेके आ पाए तुम आगे भी नहीं ला पाओगे। तुमने महिलाओं के लिए कहा मार्च के महीने में कि 1000 रुपए हर महिला को के खाते में आएंगे और 1 सितंबर तक पहली किस्त आ चुकी होगी। आपने पंजाब के अंदर भी बोला था 3 साल पहले चुनाव के टाइम पे, और फॉर्म भरवाए थे, आज तक पंजाब में तुमने दिए नहीं। यहाँ पे भी मुझे पता है कि तुम नहीं देना चाहते हो। 4,500 करोड़ रुपए का बर्डन पड़ता है, तुम्हारे पास नहीं है। लॉस में 31 साल में पहली बार अरविंद केजरीवाल की नीतियों की वजह से लॉस में गई दिल्ली का बजट। वो तो भी अगर 2100 रुपए लेके आएंगे, 2100 रुपए की स्कीम में 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा चाहिए साल के। कहां से 10,500 करोड़ रुपए? एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 17-18% होता है दिल्ली के बजट का। कहां से लेके आएंगे? दिल्ली का बजट लॉस में जा चुका है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो जादूगर हूँ साहब।
मैं तो कर दूंगा, नहीं कर वो पाए। जादूगरी मैं को बजट बताइए, में चलती है या फिर अरविंद लोगों पर केजरीवाल, चलती है? देखिए लोगों के सामने, लोग दिल्ली में परेशान है आज की तारीख में, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों को अरविंद केजरीवाल 8 साल से पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी पेंशन लगी भी हुई थी वो पेंशन तक अरविंद केजरीवाल टाइम पे नहीं देते हैं। कोई मजबूरी होता है जो जाके हाथ फैलाता है कि मुझे ये पैसे मिल जाएं, ठीक है, 2,000 रुपए मिल जाए या 2,100 रुपए मिल जाए, या गरीब को पेंशन चाहिए होती है, वो 4 दफे चक्कर काटते हैं, हमारे से पूछते हैं 6-6 महीने तक कि पेंशन कब आएगी बेटा। अगर अरविंद केजरीवाल गरीबों के 10 साल में राशन कार्ड नहीं बनवा पाए, एक राशन कार्ड नहीं बनवाया अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 साल से तकरीबन एक भी बुजुर्ग की पेंशन नहीं लगवाई है दिल्ली के अंदर। और अब वो वादा कर रहे हैं, जब चुनाव आ गया है, हारते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो अनशंट वादा करके दिल्ली को बेवकूफ बना रहे हैं। यही तो दिक्कत है जिसके खिलाफ मैं आवाज उठा रहा था कि आप झूठ क्यों बोलने लगे हो। आप सच बोलते थे, लोग आपके पीछे आते थे। आप चुनाव और सत्ता के लालच में ऐसे हो गए हो कि आप हर एक को झूठ बोलने लगे हो। तो ये झूठ के साथ तो मैं नहीं खड़ा हो सकता। आपने अभी पेंशन का जिक्र किया, आजकल पुजारियों पर कृपा बरसाने के मूड में है केजरीवाल साहब। कह रहे कि हम तो ग्रंथियों को, पुजारियों को कितना, शायद 18,000 महीना, शायद मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, एक आपको पूरा बता देता हूँ। तो ये मैं आपकी बात पूरी करने से पहले अपना क्वेश्चन पूरा कर देता हूँ कि ये अभी तक तो मौलवी साहब वहाँ उनके घर के बाहर धरने पे बैठे हैं कि साहब हमारी तो दे दो, और ये पुजारियों को यहाँ वादा कर दिए ग्रंथियों को कि 18,000 देंगे। मौलवी साहब वहाँ बैठे हैं, मौलवियों से वो मिल नहीं रहे हैं, वो उनका कोर वोट बैंक है, उनको पता है कि ये वोट इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा। और मतलब उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस झूठे का वो लोग साथ दे रहे हैं। जहाँ तक पुजारियों की बात है, ग्रंथियों की बात है, अभी राजेंद्र गौतम जी ने उठाया कि उन्होंने बौद्ध विहार है इतने दिल्ली के अंदर, उनके बौद्ध प्रचारक जो होते हैं, जो वहाँ पंडित होते हैं, उनके लिए क्यों नहीं किया? क्या इनको दलितों से कोई परेशानी है, कोई नाराजगी है दलितों से? और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्कीम लेके आए हैं, जहाँ गुरुद्वारे में ग्रंथी हैं, सबकी 18,000 रुपए से ज्यादा की तनख्वाह है, जूनियर ग्रंथी तक की ज्यादा है। अच्छा। वो लेंगे नहीं, जिसको भी तनख्वाह मिल रही होगी उसको देंगे नहीं ये लोग। ये स्मार्ट मूव है कि ऑलरेडी कह दिया 18,000 देंगे, पर ग्रंथियों की सबकी 20,000 रुपए से तकरीबन चालू होती है। पुजारियों के लिए भी आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा लक्ष्मी नगर है, तकरीबन 150 मंदिर हैं पूरे लक्ष्मी नगर में, चाहे वो अक्षरधाम मंदिर है, अक्षरधाम से लेके और कोने पे छोटा सा एक टेम्पल बना हुआ, ऐसे मंदिर हर तरीके के, हर एक पे पुजारी हैं ऑब्वियसली। ये पुजारियों से उनकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे, क्वालिफिकेशन की डिग्रियां मांगेंगे, ये मंदिर को गवर्नमेंट के अंडर में लेके आने की बात करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली जो होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि जब पहले कभी ये स्कीम प्रपोज की थी, जब इन्होंने मौलवियों के लिए, मौलानाओं के लिए सैलरी डिक्लेयर करने वाले थे, उससे पहले बहुत सारे विधायक थे जिन्होंने कहा था सर पुजारियों के लिए भी होना चाहिए। इन्होंने सिरे से मना कर दिया था कि पुजारी के लिए तभी देंगे अगर मंदिर जो है हमारे गवर्नमेंट के अंडर में आए, उसका जो मंदिर में जो दान पेटिका है उसका ऑडिट हो सके, मंदिर की जो कमेटी बनी हुई हो उसमें हमारे लोग होंगे, और मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है उस सब के ऊपर गवर्नमेंट को पता हो कि क्या आ रहा है, वो ऑडिट होगा तो ही हम सैलरी देंगे। उसका प्रॉपर अपॉइंटमेंट होना चाहिए पंडित की प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी देंगे। अब तो मुझे बताइए 18,000 की इन्वेस्टमेंट में मंदिर का जो दानपात्र है उस पे अटैक, उस पे सारे मंदिर आम आदमी पार्टी के अंडर में आ जाए, इसकी कोशिश है। ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से मंदिरों को कंट्रोल कर लो। ये जो प्रभु राम का नाम लेके भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ी है, इसको किसी तरीके से रोक दिया जाए और मंदिरों के अंदर एंट्री सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी। आजकल मंदिर भी काफी जा रहे हैं, वो भी और सिसोदिया जी भी, मंदिर के बहुत चक्कर लग रहे हैं। आपने कभी नोटिस किया है इस बात को कि अरविंद केजरीवाल ने पास्ट में कई बार कहा कि मैं तो हनुमान भक्त हूँ, हाँ, और मैं तो, ये ट्रेंड है ये आम आदमी पार्टी में, जब जेल जाने वाले होते हैं तो राजघाट जाते हैं और राजघाट से कहते हैं कि हम सच्चे हैं। जब जेल से छूटते हैं तो पहले मंदिर जाते हैं और उसके बाद केजरीवाल जी के घर जाते हैं। केजरीवाल जी होते हैं तो उनके पैर छूते हैं, नहीं होते तो सुनीता केजरीवाल जी के पैर छूते हैं। जितने भी नेता आपने देखा, ये ट्रेंड है, आपने सबका देख लेना, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे वो भविष्य की राबड़ी के भी तैयार तो नहीं कर रहे केजरीवाल साहब। वो तो काफी पढ़ी लिखी हैं सुनीता केजरीवाल जी, मैं कहता हूँ कि काफी स्मार्ट हैं और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज किया। और जब केजरीवाल जी अंदर थे,
और बहुत अच्छे से अपने आप को एडवर्टाइज करा। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा सुनीता केजरीवाल जी भी चुनाव लड़ रही होंगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो साथ में रख रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। हर कार्यक्रम में अधिकतर देखें तो केजरीवाल साहब के साथ वो हैं, मंदिर जा रहे हैं तो सुनीता जी हैं, कहीं कुछ इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं तो सुनीता जी हैं। हाँ देखिए, अब उनको ये पता है कि उन्होंने जो काम कर लिए दिल्ली के अंदर, वो अब जेल से बच नहीं पाएंगे। जो उन्होंने घोटाले किए हैं दिल्ली के अंदर, चाहे वो शराब का घोटाला हो, ये सामने आपको एक रोड दिखाई दे रही है, ये इसे कहते हैं मदर डेयरी रोड, लक्ष्मी नगर में। यहाँ पे एक ठेका होता था, आज 6 ठेके हैं यहाँ पे। कोई तो वजह रही होगी कि जो है आपको सड़क पे ठेके खोलने पड़ गए, किसी से तो पैसे खाए होंगे जो इतने साल में नहीं खुला। आपको बताइए ना, आप तो थे उस टाइम सत्ता में, शराब घोटाला क्या है मतलब? मैं पहले इस बात को बता दूं, अरविंद केजरीवाल को ये कन्विंस है कि उसे जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद में वो इसलिए एक्सपोजर दे रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल जी उसके बाद पार्टी को संभाल लें। पार्टी घर की है, घर की ही बनी रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं के हाथ में ना चली जाए। जो कहते हैं ना, बार बार बुला के कहते हैं कार्यकर्ताओं के हाथ में है, सब कुछ कार्यकर्ता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो केजरीवाल की पार्टी है और केजरीवाल की अपनी घर की पार्टी है। वो केजरीवाल नहीं होगा तो सुनीता केजरीवाल पार्टी चलाएंगी, नहीं होगा तो बेटी आएगी या बेटा आएगा। पार्टी केजरीवाल के अपने घर की है। जो कार्यकर्ता ये सोचता है कि पार्टी आम आदमियों की है, कार्यकर्ताओं की है, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी में है। अगर मनीष सिसोदिया भी सोचता हो कि केजरीवाल नहीं होंगे तो मैं पार्टी का अध्यक्ष बन जाऊंगा, तो उनकी भी गलत फहमी है। कोई अरविंद केजरीवाल सिर्फ सत्ता के सगे, सिर्फ अपॉर्चुनिटी के सगे, ये विश्वास कीजिए मेरा। और हर आदमी जिसने पार्टी छोड़ी होगी, जो पार्टी के अंदर है, आपसे अकेले में बैठ के बात करेगा तो यही बताएगा कि अरविंद केजरीवाल अगर सगा है तो सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए सगा है। शीश महल गए आप कभी? हाँ, कई बार मौका मिला। वो जकूजी देखने का तो नहीं मौका मिला, पर शीश महल डेफिनेटली देखने का मौका मिला। पहली बार मिला 2022 में मई में मैं गया था। बताइए आप, क्योंकि अभी तक क्या था कि लोगों को सिर्फ पता है कि इतना खर्च हो गया, आपने देखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत यूज भी किया हो। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक शुरू में ना पोटा का पूरा स्ट्रक्चर है चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में, जो 6 फ्लैगस्टाफ हाउस जहाँ पे अरविंद जी रहते थे। उसके बाद में एक मॉडेस्ट सा हाउस था, ठीक था, उसमें लॉन थे 1-2 तरफ और एक ठीक ठाक सा घर था। उस पूरे के पूरे घर को तोड़ दिया, वहां पे लॉन बन गया, वहां ड्राइव इन बन गया। और जहाँ पे पहले लॉन वगैरह होता था वहां पे एक नया स्ट्रक्चर बनाया। उसके पीछे 85-86 रेजिडेंसेस थे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, वो भी तोड़वाए गए हैं, उसे भी इंक्लूड किया गया, उसमें से कुछ पोर्शन इंक्लूड किया गया है। वो इतना आलीशान बनाया गया है, वो महल लगता है। वो साउथ दिल्ली का कोठी नहीं लगता है। साउथ दिल्ली की कोठी तो मनीष सिसोदिया जी का जो रेजिडेंस था उसे तोड़ के बनाया गया है। लोगों ने उठाया नहीं क्योंकि समहाउ वो एस्केप कर गया। तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी का रेजिडेंस तोड़ के बनाया गया, ऐसा बनाया गया जैसे डिफेंस कॉलोनी के लेवल की कोठी हो। उसके बाद में पता चला कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, पब्लिक ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी न्यूज चैनल ने बात नहीं उठाई। तो कोरोना के टाइम पे जिस वक्त दिल्ली में लोग परेशान थे, मर रहे थे, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल अपना बंगला बनवा रहे, बंगला नहीं महल। सैटेलाइट इमेज भी आई थी एक बीच में जिसमें बढ़ते हुए उनके महल को दिखाया गया था। पहले इतना था, फिर अगर सामने से नहीं देखा तो आप उसकी इनॉर्मिटी को आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे, वो कितना इनॉर्मस और कितना ग्रैंड बना। मैंने तो वीडियो में ही देखा है, आप ही बता दीजिए। आप सामने से देख के ही समझ पाओगे कि जो है ये कितना इनॉर्मस बना है, कितना बड़ा बना है और कितना ग्रैंड बना है। ऐसा कोई और स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता कि पूरी दिल्ली में कहीं पे। ये मैं आपको बहुत सीरियसली और बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, उसका क्या हुआ? ये तो अब अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। और कुछ बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा। अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा था कि वो बड़ा घर, वो जो है घर नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था एक मॉडेस्ट घर लेंगे। चीफ मिनिस्टर को 3 कमरे से ज्यादा या 4 कमरे से ज्यादा की जरूरत नहीं। आज यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इतना बड़ा घर की क्या जरूरत है, क्या वजह रही ये इतना ग्रैंड बनाना? तो मन के अंदर जो आम आदमी था उसका तुमने खुद ने गला घोट के अपने आप को खास आदमी बनाने की कोशिश करी। यहां तक कि जो एंट्रेंस थी ना, उस एंट्रेंस को चेंज करके पीछे से लाना चाह रहे थे कि उनकी फैमिली की एंट्रेंस ही अलग हो जाए, वो आम आदमी की तरह से एंटर भी ना करें अपने घर के अंदर। आप ये सोचिए कि जो वहां पे फेदर के गद्दे लगे हुए थे, वो डबल बेड के गद्दे जो हैं, 3 गद्दे इन्होंने खरीदे।
और वो घिटौरनी से लिए थे, एक शोरूम है, वो एक ही शोरूम है दिल्ली के अंदर, 9-9 लाख रुपए का एक गद्दा है, 9 लाख रुपए का। हमारे मंडावली में एक छोटा गरीब आदमी का फ्लैट होता है। बढ़िया नींद आती होगी, तभी सुकून से सो जाते हैं। इतना झूठ बोलने के बाद शायद उस सोने गद्दे के लिए उस गद्दे की जरूरत पड़ती पड़ेगी। उस गद्दे की जरूरत पड़ती होगी, अपना चेहरा देख पाए इतना झूठ बोलने के बाद, शायद इतने महंगे शीशों की जरूरत पड़ती होगी। सब ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सारी चीजें जनता के सामने हैं, लेकिन फिर भी जनता बार बार चुन रही है, रीजन क्या है? देखिए, जनता, मैंने आपको बताया ना, जनता परेशान है, जनता अपनी गरीबी से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है। दिल्ली के अंदर हर चीज महंगी होती चली जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी जब तक आम आदमी पार्टी नहीं भी बनी थी, तब भी स्टेज से खड़े होकर बोलते थे कि अगर भ्रष्टाचार रोक दिया जाए तो हम बहुत सारा टैक्स का पैसा बचा सकते हैं और उससे हम पेट्रोल और डीजल सस्ता कर देंगे। 5,000 रुपए भी अगर बच गए तो 5,000 रुपए हम टैक्स हटा देंगे पेट्रोल और डीजल पे से, और हर चीज सस्ती हो जाएगी। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया तो दूध सस्ता हो जाएगा, दाल सस्ती हो जाएगी, सब्जी सस्ती हो जाएगी। गरीब आदमी के लिए बहुत फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने आते ही सबसे पहले पेट्रोल और डीजल पे टैक्स बढ़ा दिया। समय ऐसा था, आपको याद होगा, 10 साल पहले दिल्ली के बॉर्डर पे जो गाजियाबाद और नोएडा है, वहां से लोग आके दिल्ली में पेट्रोल भरवाया करते थे, क्योंकि वहां पे 2 रुपए सस्ता था दिल्ली में पेट्रोल, नोएडा और गाजियाबाद से। ठीक है, आपको याद होगा। बिल्कुल। आज की तारीख में वहां पे 1 रुपया सस्ता है, दिल्ली का पेट्रोल 1 रुपया महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। दूध महंगा हो जाता है, सब्जी, दाल, चावल, आटा, हर गरीब आदमी के घर पे फर्क पड़ रहा है। ये बिजली तो दे देंगे फ्री, लेकिन हर घर के हर एक घर से पेट्रोल और डीजल के माध्यम से पैसा ले रहे हैं। ओके। पानी कहा इन्होंने फ्री, पर बिल सबके आ गए, सबके बिल आ रखे हैं, लाख लाख 1.5 लाख के बिल आ रखे हैं। कौन देगा, कहां से देंगे? सबके पास धमकी भरे लेटर भी आने लगे हैं अब तो कि तुम्हारा कनेक्शन काट देंगे। और अरविंद केजरीवाल का फोन जा रहा है लोगों को, रिकॉर्डेड कॉल की, फोन के बिल मत, वो पानी के बिल मत भरना, मैं माफ करवा दूंगा। तुम नहीं जीतोगे, तुम जीत भी गए, तुमने पहले भी माफ नहीं करवाया, तुम आगे भी माफ नहीं करवा पाओगे। तो होगा क्या दिल्ली का? दिल्ली को तुम पछाड़ते चले जा रहे हो, पीछे ले गए हो। 10 साल आगे लेके जाना था दिल्ली को। दिल्ली के लिए अगर तुम्हारे पास विजन होता तो दिल्ली कुछ बन चुका होता। दिल्ली खत्म कर दिया। पर ऐसे कौन से मोह में दिल्ली की जनता फंसी है? मतलब 3 बार चुन रही है। देखिए, कोई तो पहली बार चुना नहीं था, पहली बार कांग्रेस के साथ मिलके जिनके खिलाफ आए थे उन्हीं के साथ मिलके सरकार बनाई गई थी। पूरी दिल्ली को गुस्सा था, इसी वजह से दिल्ली के अंदर एक भी सीट लोकसभा की नहीं आई। उसके बाद में एक चांस, दिल्ली की जनता बहुत अच्छी है। देखो, दिल्ली दिल वालों की, इन दिल वालों ने सोचा कि एक चांस इस आदमी को देना चाहिए। इसने कोशिश करी, नहीं कामयाब हुआ, क्या पता ये सच में सच्चा हो। उन्होंने एक मौका दिया। अरविंद केजरीवाल आए, अरविंद केजरीवाल ने बहुत प्रचार किया, बहुत सारे काम करने की कोशिश करी, नई चीजें शुरू करने की कोशिश करी दिल्ली के अंदर। मैं भी मानता हूं कि बहुत सारे नई तरीके की राजनीति थी, नई तरीके का जो है शुरुआत करी अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी चीजों की उस वक्त। और फिर जब वो चीजें नहीं हुई तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार नहीं कर पाया, मैं अगली बार कर दूंगा। लोगों को लगा लॉजिकल है, हम इसको फिर से एक मौका देते हैं। उसके बाद से जो पिछले 5 साल कटे हैं उसमें कोई काम नहीं हुआ। खड़े हुए मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए क्योंकि इसका मिसमैनेजमेंट था। वाईफाई लगे थे वो हट गए, गायब हो चुके हैं वाईफाई, क्योंकि वो मेंटेन नहीं हो रहे थे, कैमरे मेंटेन नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल कहा था, स्कूलों की पढ़ाई पे काम नहीं कर पा रहा अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने यूनिवर्सिटीज खोली थी, एडवर्टीजमेंट्स किए थे यूनिवर्सिटीज के, यूनिवर्सिटीज बंद होने की कगार पे आ चुकी हैं। जो कोर्सेज चालू किए थे वो कोर्सेज बंद हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं मिल रही, इलाज नहीं मिल रहा, टेस्ट 6-6 महीने की डेट मिलती है, ऑपरेशन कराना हो 1-1 साल तो मोहल्ला क्लिनिक पे बड़े ताल ठोक रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई मिलती है। मोहल्ला क्लिनिक 1000 बोले थे खोल दूंगा, 500 स्कूल बोले थे, 100 कॉलेज बोले थे, खोला क्या? तो सिर्फ और सिर्फ ठेके खोले हैं दिल्ली के अंदर। ओके, मैंने आपको बताया ना, ये सड़क पे एक ठेका होता था, 6 ठेके हैं सड़क। स्कूलों पे तो वो मोदी जी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि मोदी जी स्कूल की बिल्डिंग अच्छा बना देना। मोदी जी छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी निकले अपने घर से, अपने महल से निकले, नोएडा में जाएं। मोदी जी छोड़िए, मायावती जी के देख लीजिए, उनके जमाने में भी के बने हुए स्कूल यूपी में जाके देखिए। ये महामाया स्कूल एकदम इधर पड़ता है, अमेठी के पास में पड़ता है, बालक विद्यालय पड़ता है। इनको देखिए तो जो
इनके अंदर जो फितूर है ना अरविंद केजरीवाल जी के अंदर कि जो है मैंने बहुत अच्छे स्कूल बनाए, वो खत्म हो जाएगा। जो काम मोदी जी ने किया है उसके ऊपर बात ना करके तुम स्कूलों की बात कर रहे हो। स्कूल में 1.5 लाख बच्चा अरविंद केजरीवाल हर साल जबरदस्ती फेल करवाता है। आपको अंदाजा है इस बात का? अरविंद केजरीवाल ये क्लेम करता है कि 99% दिल्ली का रिजल्ट आता है 12th में, और ऐसा प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आता है, हमने प्राइवेट स्कूल से अच्छे करते। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जब 9th में तकरीबन 2,65,000 बच्चा पहुंचता है, ओके, उसमें से 1 लाख से ज्यादा बच्चे ये 9th में फेल करते हैं। जब 1 लाख से ज्यादा बच्चा फेल नहीं होता था, 30-40 हजार ही बच्चा फेल होता था, तो इनका 10th का रिजल्ट आता था 70%, 65 to 70%। उसको ठीक, क्योंकि देखिए रिजल्ट पूछा जाता है सिर्फ 10th का और 12th का, 9th का और 11th का कोई नहीं पूछता रिजल्ट। तो 9th का रिजल्ट में 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल करने चालू हुए, जिससे कि 10th का रिजल्ट अब 95% आने लगा। इसमें भी स्कैम जी, पूरा स्कैम है ये, पूरा का पूरा स्कैम है ये। उसके बाद 50 जो 10th में पास हो जाते हैं बच्चे, उसमें 11th में 55,000 के करीब बच्चे फेल किए जाते हैं। आप इस साल का डेटा उठा लेना, ओके, ठीक है, 55,000 से के करीब बच्चे फेल किए जाते हैं 11th में, तब जाके 99% रिजल्ट आता है। अगर आपके 35 to 40% ही बच्चे 12th में पहुंच रहे हैं तो रिजल्ट तो आ जाएगा 99%। पर वो जो 60 to 65% बच्चे आप फेल कर रहे हो, उनके लिए क्या सोचा है? क्या वो बेरोजगार नहीं घूमेंगे? क्या वो लोग जो है रोजगार मांगने तक पहुंचेंगे ही नहीं वो, क्योंकि जब 9th में फेल होंगे, 11th में उनका एक साल नहीं खराब कर रहा है अरविंद केजरीवाल, उनकी जिंदगी खराब कर रहा है। ये दिल्ली वालों को समझ नहीं आ रहा। देखिए, बहुत सारे सरकारी स्कूल में बच्चे जो हैं वो फर्स्ट टाइम लर्नर्स होते हैं। उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स जो हैं उनको भेज रहे होते हैं और उनको लगता है कि बहुत अच्छा सा स्कूल बन गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है। आज की तारीख में जब उनके पेपर ही उनको नहीं दिखाए जाते, उन माँ बाप को समझ ही नहीं है कि क्या करना है, इस वजह से लोग आवाज नहीं उठा पाते। बच्चे कह के रह जाते हैं कि मैंने तो लिखा था, फेल हो गया करके, लेकिन माँ बाप नहीं मानते। चल तू मैकेनिक बन जा, लड़की है तो किसी के घर में बर्तन मांज रही होगी, किसी के यहाँ पे कपड़े धो रही होगी, कोई बच्चा प्रेस कर रहा होगा। पर ऐसे भी कितने हैं। इसमें कोई खराबी नहीं है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आपको मेहनत करनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चा एक्चुअली पढ़ के पास हो सकता था, उसके प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती, उसकी अपॉर्चुनिटी अरविंद केजरीवाल ने छीन ली। ओके, और ये बहुत सीरियस है, मैं बहुत सीरियसली एलिगेशन लगा रहा हूं। ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है कि इस तरह का एक स्कैम भी है कि आप बच्चों को 9th में 11th में फेल कर दो, और फिर कहता है कि मिलेनिया ट्रम्प आई थी हमारे स्कूल में। यमुना पे फिर 5 साल मांग रहे हैं कि 5 साल और दे दो, अब क्या कर दूंगा। इस बार तो बीजेपी वालों ने फंसा दिया था। नहीं, काम नहीं कर सकते यमुना पे स्ट्रैटेजिकली मैं आपको बता देता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का पार्ट रहा हूँ। पहले 5 साल में यमुना के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अगले 5 साल में प्लान था कि 4 साल के बाद में यमुना के ऊपर काम किया जाएगा और यमुना दिखा के पूरी दुनिया को, और हम लोग वोट लेंगे। वो बाई चांस कोरोना हो गया, शराब का घोटाला हो गया, सब कुछ हो गया, यमुना के ऊपर काम के ऊपर कोई फोकस ही नहीं था। यमुना के ऊपर काम क्या करना है? जितने नाले, 16-17 नाले, 22 किलोमीटर की यमुना है दिल्ली के अंदर, 16-17 नाले गिरते हैं इसके अंदर। उन नालों के ऊपर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने हैं। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर चालू हो जाएंगे और ट्रीटेड वाटर यमुना के अंदर जाएगा। आज की तारीख में यमुना जो है, जो पानी ये 22 किलोमीटर का है, ये शुद्ध रूप से नाला है, नाले का पानी है। इसमें यमुना का पानी नहीं है, यमुना जी का पानी वहीं बुराड़ी पे रुक जाता है, आप चल के चाहें तो देख लें। उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ नालों का पानी यमुना के अंदर होता है। या नालों का पानी ट्रीट होके ही यमुना के अंदर आना चाहिए। 10 साल में अरविंद केजरीवाल एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सुचारू रूप से नहीं चलवा पाए, एक भी प्लांट को नहीं चलवा पाए। ये फेलियर है या नहीं है? इसमें किसने रोक दिया? कोई जाके यमुना के अंदर से गंदगी नहीं निकालनी है, वो तो बारिश आती है, यमुना जी साफ हो जाती है। उसमें जो उसके बाद में जो पानी चलता है अगले 10 महीने, इस साल के सितंबर से अगले साल के जुलाई तक जो पानी चलता है, वो नाले का पानी चलता है, तो पूरी गाद भर जाती है यमुना में फिर से। तो उस समय पे वो पानी साफ चले, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जाना चाहिए वो पानी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे दिल्ली के अंदर, बस ये रीजन है कि यमुना गंदी है। आप लोगों पर भी आरोप लगाया, बीजेपी पर भी आरोप लगाया कि आप लोग वोट कटवा रहे हैं। ये बड़ा स्ट्रेंज लगता है मुझे अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर आपको याद हो, 2019 के चुनाव के टाइम पे हर घर पे पता नहीं कितने फोन कॉल जा रहे थे
कि ये बीजेपी वाले तुम्हारे वोट कटवा देंगे, पर आप चिंता मत करो, मैं जुड़वा दूंगा, मैं जुड़वा दूंगा, मैं जुड़वा दूंगा। अरविंद केजरीवाल हर जगह पे इस तरीके की चीजों को अपॉर्चुनिटी लेते हैं। देखिए हमेशा ऐसा होता है कि जो है जो लोग छोड़ गए हैं या जो लोग जो है अब रहे नहीं दुनिया में, हमारे बीच में नहीं रहे, जो लोग शिफ्ट हो गए, जो लोग दिल्ली छोड़ गए, उनकी वोट काटी जाती है। यहाँ पे तो हालत ये थी कि जो है एक एक घर में 50-50, 100-100 वोट छोटे छोटे। और मैंने तो देखा जो है एक विधानसभा में ऐसी हालत रही कि घर, वो प्लॉट ही खाली पड़ा हुआ, वहां घर ही नहीं है, तो भी वहां पे 55 के करीब वोट थे। तो ये वोट अगर नहीं कटवाएंगे तो कैसे काम चलेगा? और ये वोट तो कटनी भी चाहिए, तो जिम्मेदारी होनी चाहिए सबकी। पर वो क्योंकि वोटर्स हैं अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी के, तो सिर्फ इस वजह से नहीं काटे जाएंगे। ये पैनिक है, ये अरविंद केजरीवाल का पैनिक है। देखिए अरविंद केजरीवाल जब भी पैनिक करते हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल का ही मुझे ध्यान आया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, और मोहल्ला क्लिनिक और हेल्थ की कुछ बात कर रहे थे। तो एक भाई साहब खड़े हुए और अपना पेट उगाड़ के दिखाने लगे कि भाई साहब कोई इलाज नहीं मिल रहा। उस पर बोले कि नाम नंबर ले लो, मैं करा दूंगा इलाज, और प्रेस कॉन्फ्रेंस उठकर चले गए वो कुछ देर बाद। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में अच्छी तरह में काम नहीं चल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बड़े अच्छे शुरू हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक आदत है, आपने नोटिस करी होगी, अरविंद केजरीवाल घंटी बजा के भाग जाते हैं। वो जो गलियों में शैतान बच्चे होते हैं ना, घंटी बजाई और भाग गए। तो ऐसे ही वो काम शुरू करते हैं, ऐसे ही वो इल्जाम लगाते हैं। उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, वो घंटी बजाना और घंटी बजा के भागने वाला ही सिस्टम है उनका। कॉन्सेप्ट अच्छा था मोहल्ला क्लिनिक, नो डाउट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और लोगों ने इंस्पिरेशन ली इस मोहल्ला क्लिनिक से। देखिए पहले भी डिस्पेंसरीज चलती थी, कांग्रेस के जमाने से चलती आ रही है। अरविंद केजरीवाल क्लेम करते हैं कि मैंने शिक्षा फ्री कर दी, मैंने स्वास्थ्य फ्री कर दिया, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी की भी जब सत्ता थी दिल्ली में, तब भी फ्री होता था, स्वास्थ्य फ्री होता था, शिक्षा फ्री होती थी। इसमें अरविंद केजरीवाल का कोई श्रेय नहीं है, 1% भी अरविंद केजरीवाल का इसमें श्रेय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा फ्री कर दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने स्कूल, जो वो 22,000 कमरे कहते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के कमरों को रेनोवेट करवाने को वो कहते हैं कि मैंने नए स्कूल बनवा दिए। 22,000 कमरे नहीं बने, वो एक जो मल्टीपर्पज हॉल है उसको अगर ठीक करवाया तो उसे 10 कमरे गिन रहे हैं। वो लैब को 2 कमरे गिनते हैं, वो टॉयलेट को 1 कमरा गिनते हैं। जो चीजें पहले एग्जिस्ट करती थी, आपने उसमें पैसा खर्च करा, आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करा, डेफिनेटली करा, लेकिन उसका आपने कई गुना दाम लिया, क्योंकि उसमें पैसे आपके बनते थे। इनकी तो हालत ये है, मैं आपको मतलब लिटरली ये दिखा सकता हूँ, आपको एविडेंस दे सकता हूँ। एक दफा ऐसा हुआ 2019 में, मैं एमएलए था लक्ष्मी नगर में, एक स्कूल में मुझे पता चला कि बैनर छप रहे हैं, 1.5 फुट बाय 3 फुट का फ्लेक्स बैनर, मतलब 4.5 स्क्वायर फीट का फ्लेक्स बैनर। उसका कॉस्ट होना चाहिए 6 रुपए या 7 रुपए स्क्वायर फीट का फ्लेक्स बैनर का। तो 4.5 स्क्वायर फीट का हुआ 30 से 35 रुपया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 1100 रुपए का फ्लेक्स बैनर छप रहा है, 30 बैनर। पता चला कि 1000 से ज्यादा स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, सारे स्कूलों में मिला के जो है हजारों बैनर हो गए। 33,000 का बिल एक स्कूल का आ रहा है, तो 1000 स्कूलों का बिल आएगा तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का। इसमें भी स्कैम किया है, मेरे पास बिल है, आई हैव द बिल्स। इसके लिए मैंने एमएलए रहते हुए कंप्लेंट डाली कि जी स्कूल में ये गड़बड़ हो रहा है। फिर क्या हुआ उस कंप्लेंट? विजिलेंस इंक्वायरी हुई, विजिलेंस इंक्वायरी में आया कि गलत हो रहा है। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया, चीज को दबाया गया। ओके, चलिए चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या की स्थिति दिल्ली में। देखिए मेरा ये कहते हैं कि दिल्ली तक कैसे पहुंचे भैया, बॉर्डर पे तो आपकी फोर्सेस खड़ी हैं, कैसे आ गए यहाँ दिल्ली तक? बात तो बिल्कुल ठीक है, पर जब दिल्ली में आ गए हैं और दिल्ली के लोगों का हक मार रहे हो आप, देखिए कोई भी आता है बाहर से और हम उसको शरणार्थी की तरह से रखें और शरणार्थी को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हम उसको दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है उसे हम अपना वोट बैंक बना लें, अपने लोगों का हक मार के, दिल्ली के लोगों का हक मार के, हमारे देश के लोगों का हक मार के अगर हम शरणार्थी को देंगे तो गलत है। अगर दिल्ली के बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, आप उनके लिए स्कूल ना बना के उनके रोहिंग्या के लिए स्कूल बनाओगे तो प्रॉब्लम है। अगर दिल्ली के लोगों को सस्ता दूध चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए, आप उनका हक मार के रोहिंग्याओं को खाना खिलाओगे तो प्रॉब्लम है। हक अपने देश का, पहले अपने देश के लिए काम करना चाहिए। और आप
उनको उनके वोटर आईडी बनवा रहे हो। ये फॉर्मूला वो खुद पे तो लगा रहे हैं कि पहले अपना घर नहीं भरना चाहिए। अपना घर भर रहे हैं, वो अपना घर। वो देखिए देश के लोगों के एक लिए तरफ नहीं नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 4 करोड़ गरीबों को घर दिया है देश के अंदर। कल ही वो तकरीबन 1700 परिवारों को चाबी सौंप के गए हैं दिल्ली के अंदर। एक तरफ एक चीफ मिनिस्टर है जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की झुग्गी की छत वो पक्की करा दे, वो अपना शीशमहल बना रहा है उस गरीब के हक का पैसा छीन के। गरीब का ही तो पैसा है जिससे शीशमहल बना है, उसकी छत पक्की कराने की बजाय अपने लिए कर रहा है। ऐसे आदमी को एक दिन भी चीफ मिनिस्टर बने रहने का हक नहीं। ऐसे आदमी को जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने यहाँ के गरीब के लिए पेट्रोल, दूध, ये सब सस्ता हो जाए, वो उसके लिए शराब सस्ती करवा रहा है, शराब फ्री में बंटवा रहा है दिल्ली के अंदर। ऐसे आदमी को एक दिन के लिए भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा झूठ है, एक बहुत बड़ा ढोंग है, और वो किसी भी हद तक गिर के, कितना भी झूठ बोल के, किसको कितना भी धोखा देके वो सत्ता में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली इस बार इस झांसे में आएगी नहीं। अरविंद केजरीवाल सरकार से जाएंगे और दिल्ली उनको उखाड़ के फेंकेगी। अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन और, कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि वॉक ओवर दे देती है, चलो भैया तुम ही लड़ लो आपस में जिन्हें लड़ना है। मतलब वो उतनी इंटरेस्टेड मुझे नजर आ नहीं रही है। संदीप दीक्षित का कुछ चल रहा है, वो देख भी रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उतनी मजबूती से मुझे कांग्रेस नजर नहीं आती। मेरा भी मानना ये है कि कांग्रेस पता नहीं कुछ अलग ही इनका लुका छिपी चलती रहती है, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब मन करता है गठबंधन में आ जाते हैं, जब मन करता है एक दूसरे को गाली देने लगते हैं, और इन्हें मतलब उसके अगले दिन वो गालियां याद भी नहीं रहती। एक दिन वोट मांग रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, दूसरे दिन मतलब लिटरली लड़ने झगड़ने पे तैयार होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को अलग ना गिना जाए। ये दोनों मिलके देश को बर्बाद, एक ने देश को बर्बाद किया, एक ने दिल्ली को बर्बाद किया। आज एक मौका है दिल्ली के पास में कि देश में जो सत्ता चल रही है पिछले 10 साल से, उसने देश को कहीं का कहीं पहुंचा दिया, पूरे देश की छवि बदल के रख दी। जो देश 70 साल में नहीं कर पाया उसको 10 साल में मोदी जी ने कर दिया। आज मोदी जी जैसा एक लीडर है, उसके साथ चलने का मौका है दिल्ली के पास में। और मुझे लगता है, देखिए ये जो 1000 रुपए की या 2100 रुपए की जो स्कीम है, ये भी अगर चल रही है ना तो बीजेपी शासित राज्यों में ही चल रही है। मध्य प्रदेश में चल रही है, सब जगह चल रही है। ये स्कीमें वहां से उठाई, पर ये नियत चाहिए। पर ये सेम चीज हो गई ना कि अगर हम कह रहे हैं कि मुफ्त में केजरीवाल साहब बांट रहे हैं, तो फिर बीजेपी भी सेम ही कर रही है। देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बांटने की नहीं होती है, बात ये होती है हमेशा इस चीज को मान के चलिए कि दोज हु गेट लेस फ्रॉम गॉड शुड गेट मोर फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक सिद्धांत है, ये पुराना सिद्धांत है, और सबको ये मानो। लोकतंत्र में तो ये मानना ही चाहिए कि अगर कोई किसी भी वजह से गरीब है, तो अगर आप सत्ता जो भी गवर्नमेंट में है वो उसके लिए कुछ करती है तो अच्छा है। जहां पे गरीब की मदद के लिए किया जाए वो एक नियत की बात है। जहां पे गरीब को प्रलोभन दिया जाए नाम के लिए और दिया ना जाए, वो झूठ है, वो फरेब है, वो अरविंद केजरीवाल कर रहा है। पर फिर इस पॉइंट पे सारी पार्टियां सेम है, फिर तो सब बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। ये कहना तो ये आज की स्कीम नहीं है। कोई भी चीज आप सोचिए, हर गवर्नमेंट आके कुछ ना कुछ इस तरीके की स्कीमें पहले से लेके आती आई है, हमेशा से लेके आए हैं, कि जिससे कि गरीब का कहीं ना कहीं जो बहुत बुरी स्थिति होती है उसमें उसको मदद मिल जाए। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी रही हैं जो पास्ट में, कांग्रेस के तो खुद के प्रधानमंत्री ने कहा था उस समय पे, एक समय पे, कि जो 1 रुपया हम देते हैं उसमें से 5 पैसे 10 पैसे पहुंचते गरीब तक। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने सबसे पहले जनधन खाते खुलवाए सबके, कि जो भी पहुंचेगा डायरेक्टली पहुंच जाए। अगर गैस पे सब्सिडी मिल रही है तो उसके खाते में पहुंच जाए। उन्होंने हर चीज के लिए खाता खुलवाया जिससे कि लोगों तक डायरेक्टली पहुंच जाए। उस आदमी की दूरदर्शिता है। कोई चीज रिश्वत की तरह से ना देके मदद की तरह से अगर दी जा रही है, आप देखिए ना दिल्ली के अंदर 72 लाख राशन कार्ड के उपभोक्ता हैं, उन सबको फ्री राशन कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रही है। 72 लाख लोगों को
केंद्र सरकार राशन दे रही है दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहा कभी भी राशन कार्ड नहीं बनवाने में। पर मैं तो ये मानता हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है, केंद्र की योजनाओं का लाभ मोदी जी से, और अगर बिजली और ये सब चाहिए तो वो केजरीवाल साहब से, और उसे पता है कि उसे क्या करना है। केंद्र के चुनाव में वो दिखा देती है कि भाई मोदी जी उन्हें नेशनल लेवल पे अगर चाहिए, और राज्य में बता देती है कि भाई हमें केजरीवाल से ज्यादा सही कोई नहीं लग रहा। और चलिए, आप बीजेपी भी समझाने की कोशिश कर रही है जनता के सामने बहुत सारी चीजें, केजरीवाल भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता किसे समझती है, क्या कुछ करती है, वो परिणाम पता चलेगा। हालांकि आपकी भी दावेदारी है। बात बिल्कुल ठीक है, दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है। जो नहीं मिल सकता है और जो आदमी देने की स्थिति में नहीं है, ना वो देने की स्थिति में, ना वो देने की इंटेंशन में, ना उसकी नियत देने की, तो उसके साथ अब दिल्ली की जनता नहीं जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी